नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है एग्रीकल्चर। दोस्तों, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर टोटल 10 टॉपिक्स हैं जिनको मैंने 2 वीडियोस बनाकर यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाकर कवर किया है। इस वीडियो यानी पार्ट 1 के अंदर आपको 5 टॉपिक मिलेंगे और अगली वीडियो पार्ट 2 में आपको बाकी के 5 टॉपिक्स मिलेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और एट प्रेजेंट 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। दोस्तों, एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी में आता है और हमारी फूड और ग्रेन्स के प्रोडक्शन को पूरा करता है। हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, शुगर इंडस्ट्री के लिए जैसे शुगर केन और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन। इसके अलावा कई क्रॉप्स इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट भी की जाती हैं, जैसे टी, कॉफ़ी और स्पाइसेस। आइए दोस्तों, अब एग्रीकल्चर में फार्मिंग के टाइप्स के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। दोस्तों, इस तरह की फार्मिंग इंडिया के रूरल एरियाज़ में छोटे लैंड पैचेस पर की जाती है। सबसे पहले फार्मर्स पहले लैंड को साफ करके उसमें नई क्रॉप्स लगाते हैं ताकि वो अपनी फैमिलीज़ का गुजारा चला सकें। जैसे ही टाइम के साथ सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है, वो नया लैंड का टुकड़ा साफ करके उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। इससे सॉइल की फर्टिलिटी कुछ ही महीने में नेचुरल प्रोसेस से वापस आ जाती है। इस तरह की फार्मिंग में प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। दूसरी टाइप में आती है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। दोस्तों, ये ऐसे एरियाज़ में होती है जहाँ पे लैंड कम होता है लेकिन कम लैंड पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जिसकी वजह से लैंड के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें फार्मर की कोशिश ये होती है कि पर हेक्टेयर लैंड से ज़्यादा इल्ड निकाली जा सके। इसीलिए वो बायोकेमिकल इनपुट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इरिगेशन का यूज़ होता है। इस तरीके की लैंड होल्डिंग्स का साइज़ छोटा होता है और ये हमें ज़्यादा पैसा कमा कर नहीं दे सकती। फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्रॉप्स एक साल में उगाकर इस लैंड से अपनी इल्ड लेते हैं। यहाँ पे फार्मर्स मल्टीपल क्रॉपिंग जैसे मेथड्स को भी अपनाते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है कमर्शियल एग्रीकल्चर। इस तरीके के एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को बहुत बड़े बड़े लैंड्स पर कमर्शियल पर्पसेस के लिए उगाया जाता है ताकि उससे से ज़्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिट्स उठाए जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा इल्ड निकालने की कोशिश की जाती है ताकि ज़्यादा पैसा बनाया जा सके। इस तरीके की कमर्शियल फार्मिंग में बड़ी बड़ी मशीनें और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। इसके अलावा साइंटिफिक मेथड्स जैसे फर्टिलाइज़र्स, इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स और HYV सीड्स यानी हाई इल्ड वैरायटी सीड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि कमर्शियल क्रॉप और सबसिस्टेंस क्रॉप में क्या फ़र्क है। दोस्तों, ऐसी क्रॉप जो एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत बड़े लेवल पर उगाई जाती है, यानी उस एरिया के हिसाब से उसका टेम्परेचर बिल्कुल फेवरेबल है। जैसे उड़ीसा में राइस बहुत बड़े लेवल पर उगाया जाता है, तो राइस वहाँ की सबसिस्टेंस क्रॉप हो गई। और वीट जो कि वहाँ पे इतने बड़े लेवल पर नहीं उगाया जाता है, वो वहाँ पे कमर्शियल क्रॉप हो गई। ऐसे ही पंजाब के अंदर जो वीट है वो सबसिस्टेंस क्रॉप है, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पर वहाँ पे उगाया जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे राइस भी वहाँ पर उगाया जाने लगा है, इसीलिए राइस वहाँ पर अब कमर्शियल क्रॉप हो गई है। दोस्तों, अब हम आते हैं प्लांटेशन के ऊपर। प्लांटेशन एक तरीके की कमर्शियल फार्मिंग होती है जिसमें एक सिंगल क्रॉप बहुत बड़े एरिया के अंदर उगाई जाती है। प्लांटेशंस के अंदर बड़े बड़े लैंड्स के ऊपर एक तरीके की क्रॉप लगा दी जाती है, जिसके अंदर साथ साथ काफ़ी सारे लेबर्स लगती है। इसके अलावा काफ़ी सारा पैसा और काफ़ी सारे इनपुट्स डलते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा इल्ड निकालने की कोशिश की जाती है। ज़्यादातर प्लांटेशन इसलिए की जाती है ताकि रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ के लिए प्रोवाइड करवाया जा सके। जैसे कुछ तरीके की प्लांटेशन है: टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, रबड़ प्लांटेशन, शुगर केन प्लांटेशन और बनाना प्लांटेशन। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि अलग अलग क्रॉप्स उगाने के लिए अलग अलग सीज़न की ज़रूरत होती है। अलग अलग सीज़न में अलग अलग क्रॉप्स बोई जाती हैं। इसी तरीके से हमारे इंडिया में जितनी भी मेजर क्रॉप्स हैं वो बेसिकली 3 क्रॉपिंग सीजन्स के हिसाब से डिवाइड है, जिनमें नंबर फर्स्ट पे आता है रबी। रबी क्रॉप्स या फिर इनको विंटर क्रॉप्स भी बोला जाता है। इसके अंदर आने वाली सारी क्रॉप्स को विंटर में यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में सो किया जाता है यानी बोया जाता है, और अप्रैल से जून के अंदर हार्वेस्ट किया जाता है यानी उसकी कटाई हो जाती है। इस तरीके की क्रॉप्स में आने वाली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पी एंड ग्राम। इसके अलावा अब आते हैं सेकंड क्रॉप्स पे यानी खरीफ क्रॉप्स, जिनको
रेनी सीज़न की क्रॉप्स भी बोला जाता है। दोस्तों ऐसा होता है कि जब मॉनसून आने वाला होता है यानी जून जुलाई में इसके अंदर आने वाली क्रॉप्स को बोया जाता है और सितंबर से अक्टूबर के बीच में इनको काट लिया जाता है। इसके अंदर आने वाली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं राइस, मेज़, मिलेट, जवार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट और ग्राउंडनट और सोयाबीन। आइए दोस्तों अब जानते हैं अपने तीसरे सीज़न ज़ैद सीज़न के बारे में। दोस्तों ज़ैद सीज़न रबी और खरीफ सीज़न के बीच में समर्स के मंथ में एक छोटा सा सीज़न होता है। इसके अंदर बेसिकली वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल और कुछ फॉडर क्रॉप्स को उगाया जाता है। ये सीज़न मार्च से जुलाई के बीच में चलता है। आइए दोस्तों अब हम इंडिया के अंदर उगाई जाने वाली क्रॉप्स के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों क्रॉप्स बेसिकली दो तरीके की होती हैं। पहली होती है फूड क्रॉप्स और दूसरी होती है नॉन फूड क्रॉप्स। इंडिया के अंदर अलग अलग पार्ट्स में दोनों ही तरीके की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में सॉइल, क्लाइमेट और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के अलग अलग होने की वजह से वहाँ पे अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। आइए दोस्तों अब हम अपने इंडिया के अंदर मेजर क्रॉप्स जो उगाई जाती हैं उनके बारे में एक एक करके जानकारी लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है राइस। राइस एक तरीके की खरीफ क्रॉप है जिसके लिए हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। इसके साथ साथ 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा एनुअल रेनफॉल भी चाहिए होता है। चाइना के बाद दुनिया में इंडिया राइस का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज़ और डेल्टाइक रीजन्स में उगाया जाता है। सेकंड नंबर पर आता है वीट। वीट को ग्रो करने के लिए ठंडा सीज़न चाहिए होता है और इसकी कटाई के टाइम पर इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है। इसको तकरीबन एनुअली 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होती है। दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर वीट उगाने के लिए दो मेन जोन हैं। पहला है नॉर्थ वेस्ट में गंगा सतलुज प्लेन और दूसरा है दक्कन एरिया के अंदर ब्लैक सॉइल रीजन। यहाँ दोनों ही जोन्स पर वीट उगाया जाता है। इसके अलावा वीट दूसरी सेकंड इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है यानी अनाज की फसल है और ये हमारी मेन फूड क्रॉप भी है। ज़्यादातर ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में उगाया जाता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि राइस इंडिया में बेसिकली कहाँ कहाँ उगाया जाता है। राइस बेसिकली इंडिया में वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम के अंदर उगाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वीट ग्रोइंग स्टेट्स की तो हमारे इंडिया में वीट बेसिकली उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात में उगाया जाता है। अगले नंबर पर आती हैं मिलेट्स। मिलेट्स के अंदर बेसिकली जवार, बाजरा, रागी इस तरीके की इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। दोस्तों मिलेट्स को हम कोर्स ग्रेन्स भी बोलते हैं और इसके अलावा इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी हाई होती है। आइए दोस्तों बात करते हैं मिलेट क्रॉप्स के अंदर आने वाली क्रॉप्स के बारे में। नंबर फर्स्ट पर आती है जवार। अगर हम एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से बात करें तो जवार तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है क्योंकि ये क्रॉप बेसिकली ऐसी जगहों पर उगाई जाती हैं जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं। इसीलिए ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में उगाई जाती हैं। सेकंड नंबर पर आती है बाजरा। बाजरा बेसिकली सूखी मिट्टी या फिर सैंडी सॉइल में और थोड़ी काली ब्लैक सॉइल के अंदर उगाई जाती है। अगर हम बात करें बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की तो राजस्थान नंबर 1 पर आता है। उसके बाद फॉलोइंग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, ये सारी स्टेट जो हैं वो बाजरा उगाने में इसके पीछे पीछे आती हैं। अब हम बात करते हैं रागी की। रागी बेसिकली सूखे रीजन्स की क्रॉप है। ये ज़्यादातर लाल, काली, सैंडी, लोमी और शैलो ब्लैक सॉइल में उगाई जाती है। ज़्यादातर रागी उगाने वाली स्टेट्स हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं मेज़ क्रॉप की जिसको मक्का भी बोला जाता है। ये एक बेसिकली खरीफ क्रॉप है जिसको उगाने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है। ये बेसिकली अच्छी एलुवियल सॉइल में उगती है। ये फूड और फॉडर दोनों ही तौर पर यूज़ की जाती है। इंडिया के अंदर मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आइए दोस्तों अब बात करते हैं पल्सेस की जिनको हम हिंदी में दालें भी बोलते हैं। दोस्तों इंडिया पल्सेस का वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर दोनों ही है। हमारी डाइट में
पल्सेस या फिर दालें प्रोटीन का मेजर सोर्स हैं। ज़्यादातर वेजिटेरियन लोग प्रोटीन के लिए पल्सेस की तरफ ही देखते हैं। इसके अंदर आने वाली ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पल्सेस जो इंडिया में उगाई जाती हैं वो हैं अरहड़, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और ग्राम। दोस्तों, पल्सेस को बेसिकली दूसरी क्रॉप्स के साथ रोटेशन में लगाया जाता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को दोबारा से रीस्टोर किया जा सके। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमने दालों के साथ दूसरी कोई क्रॉप लगाई है और उस क्रॉप की वजह से मिट्टी की सारी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है, तो पल्सेस यानी दालों के अंदर नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वो सॉइल की फर्टिलिटी को दोबारा से रीस्टोर कर देती हैं। इसके अलावा हमारे इंडिया में मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। आइए दोस्तों, अब हम ग्रेन्स के अलावा आने वाली फूड क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं, जिनमें नंबर फर्स्ट पर आती है शुगर केन। दोस्तों, शुगर केन या फिर जिसे हम गन्ना भी कहते हैं, ये एक ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ये ज़्यादातर गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में, जहाँ पे टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक हो, वहाँ पर उगाई जाती है। इसके लिए सालाना 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल हमें चाहिए होता है। ये बेसिकली अलग अलग वैरायटी ऑफ सॉइल्स पे उगाई जा सकती है। गन्ने को उगाने के लिए हमें बेसिकली मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो सोइंग के टाइम पे हो या फिर हार्वेस्टिंग के टाइम पे। ब्राज़ील के बाद इंडिया वर्ल्ड में गन्ने का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। गन्ने से बेसिकली हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे शुगर, गुड़, खांड, मोलेसेस। इसके अलावा इंडिया के अंदर गन्ने की मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑयल सीड्स की। दोस्तों, ऐसे सीड जिनसे ऑयल निकलता है उनको ऑयल सीड्स बोलते हैं। दुनिया में इंडिया ऑयल सीड्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। हमारे इंडिया में बेसिकली 8 से 9 तरीके की ऑयल सीड्स क्रॉप्स को उगाया जाता है, जिनमें आती हैं ग्राउंडनट, जिसको हम मूंगफली बोलते हैं। सेकंड नंबर पर आती है मस्टर्ड, जिसको हम सरसों कहते हैं। थर्ड पे कोकोनट, सीजम, जिसको हम तिल कहते हैं। फोर्थ पे सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, लिनसीड, सनफ्लावर सीड्स एंड कॉटन सीड्स। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में टोटल क्रॉप्ड एरिया के अंदर तकरीबन 12% एरिया के ऊपर ऑयल सीड्स की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। इसके अलावा ज़्यादातर ऑयल सीड्स एडिबल होते हैं, यानी खाने लायक होते हैं और कुकिंग मीडियम्स में यूज़ किए जाते हैं। कई सीड्स से ऑयल निकालकर कुकिंग ऑयल में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कई सीड्स को रॉ मटेरियल के तौर पर, जैसे सोप बनाने के लिए, कॉस्मेटिक बनाने के लिए और मेडिकल क्रीम्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऐसी क्रॉप्स के बारे में जिनको बेवरेजेस के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, जिनमें नंबर फर्स्ट पर है टी। टी बेसिकली इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी। टी को उगाने के लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। इसके लिए अच्छी फर्टाइल, सूखी हुई, ह्यूमस से भरी और ऑर्गेनिक मैटर वाली मिट्टी की ज़रूरत होती है। टी की झाड़ियों को पूरे साल उगने के लिए वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा टी इंडस्ट्री बेसिकली एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री भी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। आपने ज़्यादातर चाय के बागानों में औरतों को अपने टोकरी के अंदर चाय की पत्तियाँ डालते हुए देखा ही होगा। इसके अलावा इंडिया के अंदर मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं असम, दार्जिलिंग हिल्स जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। आइए दोस्तों, बात करते हैं सेकंड बेवरेज क्रॉप की, जो है कॉफ़ी। दोस्तों, कॉफ़ी पूरी दुनिया में एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पी जाने वाली बेवरेज क्रॉप है। कॉफ़ी उगाने वाले वैसे तो दुनिया में कई सारे देश हैं, लेकिन इंडिया में उगाई जाने वाली कॉफ़ी की क्वालिटी, उसकी डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। ये बेसिकली बाबा बुडन हिल्स और कर्नाटका के अंदर नीलगिरी हिल्स पर उगाई जाती है। इसके अलावा मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं केरला और तमिलनाडु। दोस्तों, अगर हम बात करें मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की, तो इंडिया में बेसिकली साउथ इंडिया के अंदर 3 स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो का और इस चैप्टर का पार्ट 1 ख़त्म होता है। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।